चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर खुदकुश हमले का मंसूबा बेनकाब हो गया है। ये होशरुबा इंकशाफात आज के इस प्रोग्राम में एक्सक्लूसिवली आपके साथ हम शेयर करेंगे। इंटेलिजेंस अफसरान ने किस अहम शख्सियत के साथ मिलकर इमरान खान को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया, दहशतगर्दों का कौन सा ग्रुप इमरान खान का जानी दुश्मन, हमला कहां से होगा और कौन ये हमला करेगा, ये इंकशाफात भी आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, सबसे अहम, इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए आज खुद दहशतगर्दी का इंकशाफ हुआ है। ये शर्मनाक मंसूबा किसका है और कहां बनाया गया, इससे भी आज के इस प्रोग्राम में पर्दा उठाएंगे। और फिर राना सनाउल्लाह ने वजारत दाखिला छोड़कर किसकी मुलाजमत इख्तियार कर ली और शहबाज शरीफ को अपने वफाकी वजीर दाखिला की तलाश क्यों है और वो क्यों परेशान है, इसकी कहानी भी आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, दो सूबों के गवर्नर्स का प्लान भी अब बेनकाब हो गया है। खुफिया राब्तों में थे ये दोनों गवर्नर्स और क्या प्लान है जिसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए खुफिया नेटवर्क जो है बिछाया गया, इसकी कहानी भी आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि इमरान खान ने वाजे कर दिया है कि अब मुल्क बचाने के लिए आपको जंग लड़ना होगी। उन्हें कत्ल कराने, साथियों को गिरफ्तार करने, पार्टी को खत्म करने और इलेक्शन यकतरफा ताखीर से कराने का मंसूबा जो है वो बन चुका है। और पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं व्यूअर्स, हर तरफ से ये इशारे दिए जा रहे हैं कि जनाब हालात नहीं सही, मईशत खराब हो चुकी है और इन हालात के अंदर हम इंतखाबात नहीं करवा सकते। अब सितम ज़रीफी ये देखें कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को मरवाने के लिए, माइनस करने के लिए पाकिस्तान की सियासत से 3 कत्ल के मंसूबे बने। पहला मंसूबा इमरान खान ने कौम के सामने रखा। दूसरा मंसूबा अभी इस पर अमल नहीं हुआ था, यानी कोई मजहबी जुनूनी कहीं तैयार हो रहा था किसी फैक्ट्री के अंदर, उसे तोते की तरह सबक याद करवाया जा रहा था कि जब तुम पकड़े जाओगे तो तुमने क्या बयान देना है, तुमने कितनी गोलियां चलानी है। फिर उसे पूछा गया कि क्या तुम्हें पिस्तौल चलानी आती है। उसने कहा कि जनाब मुझे पिस्तौल चलानी नहीं आती। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। ये उस वक्त की बात है, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की आवाम के सामने जलसों में इस मजहबी जुनूनी के आने और इस हमले के हवाले से इंकशाफात किए। कौम को बताया कि कोई आएगा और सलमान तासीर जैसे कत्ल को मेरे साथ जो है उसी तरह की एक एपिसोड होगी और मेरे साथ भी वही सलूक जो है वो किया जाएगा। अगर कुछ दिन गुजरते हैं तो हमने देखा कि एक शख्स इमरान खान पर हमला करता है और फिर इमरान खान की जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। पाकिस्तान के टीवी ने, पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, पाकिस्तान की पुलिस ने रंग ये दिया कि जनाब ये तो मजहबी जुनूनी है। उसे जो गाने चल रहे थे, जो पार्टी तराने थे जिसे गाने बनाकर पेश किया गया, वो पसंद नहीं है। और इमरान खान की बाकायदा करैक्टर असैसिनेशन जो है, असैसिनेशन से पहले करैक्टर असैसिनेशन की गई। फिर अब इमरान खान साहब ने दोबारा पाकिस्तान की आवाम को मुखातिब करते हुए ये बता दिया है कि दहशतगर्दी का माहौल मुल्क के अंदर बनाया जा रहा है। और कहा यह जाएगा इमरान खान पर हमला एक दहशतगर्द ने किया, इमरान खान उसके टारगेट पर थे और अब यह तीसरा मंसूबा पाकिस्तान के अंदर बना लिया गया है। व्यूअर्स, सबसे अहम तरीन इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूं कि फवाद चौधरी को तंग करके ये पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचाया गया कि भाग जाओ इलेक्शन से, और अगर तुम नहीं भागे तो हम तुम्हें भी इसी तरह जलील करेंगे, इसी तरह तुम्हारी तस्हीक करेंगे जैसा हमने फवाद चौधरी की। ये और बात है कि उसकी मासूम बेटियां फवाद चौधरी की, उन्होंने भी सेंट्रल जेल देख ली और अपने बाप को जेल में मिलने गई। क्योंकि ये लोग समझते हैं और इनका ये नारा था कि अगर इमरान खान, आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया जा सकता है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके सजा सुनाई जा सकती है और जेल में डाला जा सकता है, मरियम को उसकी बाप की आंखों के सामने गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इमरान खान को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सकता। ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप जो है ना इमरान खान के करीब आ रहे हैं। इसीलिए फवाद चौधरी के साथ जो कुछ किया गया, ये एक ट्रेलर चलाया गया था ताकि इमरान खान को भी इस फिल्म की पूरी जो शक्ल है वो पहले दिखाई जा सके और जो स्क्रिप्ट है जो तैयार किया गया है ये स्क्रिप्ट पढ़ाया जा सके। व्यूअर्स, निगरान हुकूमत को एक मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है पाकिस्तान में कुछ ताकतों की तरफ से कि वो इमरान खान के खिलाफ हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल करें और हर किस्म की कार्रवाई करें और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। अब जो नोटिस दिया गया था आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से इमरान खान को हत्या की इज्जत का, इसका जवाब आ गया है खान साहब की तरफ से। और खान साहब ये कहते हैं कि ये क़यामत की निशानियां हैं कि आसिफ अली जरदारी, मिस्टर 10%, जिस पर पूरी दुनिया में किताबें लिखी गई, जिसके कत्ल के किस्से जजों की जुबानी आप सुन सकते हैं। और फिर उन्होंने एक जज का हवाला भी दिया। वो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा किया तुमने कि मुझे नोटिस भेजा और ये मामला लेकर चलो अदालत के अंदर, जहां पे तुम्हें कुरान पर हाथ रख के बताना होगा कि तुमने कितने कत्ल करवाए। हत्या के इज्जत का दावा वो करता है जिसकी कोई इज्जत हो, खान साहब ये भी कहते हैं। और उन्होंने जरदारी को ये भी चैलेंज किया कि कुरान पाक पर हाथ रखकर बताएं कि आपने कितने कत्ल करवाए हैं और इसकी मंसूबे कहां पर तैयार होते हैं। खान साहब ने अपने कत्ल के हवाले से जो पहले इंफॉर्मेशन दी थी वो एक एक करके ना दुरुस्त साबित हो रही है। और अब जो जरदारी ने कत्ल का मंसूबा बनाया उसका भी एक मुस्तनद एक नेटवर्क मौजूद है, खान साहब के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये
कौम के सामने हकायक रखे, इंकशाफ किया कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्हें कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं और एक कलदम तंजीम को बाकायदा तौर पर इसे हायर कर लिया गया है कि वो इमरान खान को रास्ते से हटा दें। खतरनाक मंसूबे के मुताबिक उसने दहशत गर्दों के एक स्प्लिंटर ग्रुप की खिदमत हासिल की हैं। जो दहशतगर्द तंजीमें होती है ना, उसके अंदर ग्रुप्स होते हैं और ये ग्रुप क्या काम करता है, ये खुदकुश हमले करवाता है और किसी खुदकुश हमलावर के जरिए इमरान खान को रास्ते से हटाया जाएगा। इसीलिए बनीगाला में जो रिपोर्ट्स आ रही थी, जो विंडोज़ हैं उनको बुलेट प्रूफ बनाया गया, 2 बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ कमरे जो हैं वो तैयार किए गए हैं। बिल्कुल यही इंफॉर्मेशन मुल्क का वफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो आपको दे रहा है। ये इमरान खान का अपना घर का जो है कोई मिनिस्टर नहीं बता रहा कि जनाब कि उनके ऊपर हमला होगा, या उनके घर की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो नहीं बता रही, बल्कि ये आपके मुल्क का यानी नून लीग की हुकूमत है, मुल्क के अंदर पीडीएम की हुकूमत है, वो ये कह रहे हैं कि 26 नवंबर को बाकायदा तौर पर एक प्लान बनाया गया हमसाया मुल्क यानी भारत की जो रॉ एजेंसी है उसकी तरफ से कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाएगा। खान साहब ने ये तमाम जो हकायक हैं वो कौम के सामने रख दी हैं और वो ये भी कहते हैं कि जरदारी इस मंसूबे में खुफिया एजेंसी के कुछ लोगों को ऑन बोर्ड ले चुका है, यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बाकायदा तौर पर इमरान खान ये कहते हैं कि इन्वॉल्व है और उनके पास तफसीलात भी मौजूद हैं कि कब किससे राब्ता हुआ और कौन इसमें मुलविस है। इमरान खान ने ये कहा कि जब मैंने 3 लोगों का नाम लिया, जो प्लान बी बनाया गया था कि कोई मजहबी जुनूनी आएगा और इमरान खान पर हमला कर देगा और फिर हमने आगे क्या करना है, उसके हवाले से कहते हैं कि जिन लोगों को मैं नामजद कर रहा हूं, बाकायदा जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह इनके नाम को FIR में दर्ज ना करवाया जाए क्योंकि ये बहुत ताकतवर लोग हैं। अब इमरान खान ने दोबारा ये कहा कि पाकिस्तान की एजेंसी बाकायदा तौर पर इसमें इन्वॉल्व हैं और इनका नाम मैं लूंगा जब ये मामला अदालत में जाएगा और उनके पास बाकायदा तौर पर ये तफसीलात जो हैं वो मौजूद हैं। व्यूअर्स, खान साहब ये भी कहते हैं कि मेरे पास मुकम्मल मालूमात हैं, जरदारी ने मुल्क में दहशतगर्दी की फिजा को सामने रखकर यह मंसूबा बनाया, मुझ पर खुदकुश हमला कराया जाएगा और इसे दहशतगर्दी के खाते में डाल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इमरान खान खुदकुश हमले में मारा गया। लेकिन जरदारी सुन लो, ये खान साहब का पैगाम था आसिफ अली जरदारी को कि कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी और वो ऑफिसर्स भी बेनकाब हो जाएंगे। जरदारी तुम अदालत आओ, ये बहुत अच्छा होगा, मैं तुम्हारा हर मंसूबा जो है वहां पर बेनकाब कर दूंगा। और खान साहब ने यह भी बताया कि अब ये मालूम हो चुका कि पीडीएम इलेक्शन नहीं कराना चाहती, उन्होंने फैसला किया है कि पहले इमरान खान को रास्ते से हटाओ, इसे जेल डालो, इसके साथियों को गिरफ्तार करो, फिर तमाम एम्पायर्स को इंतजामिया अपनी मर्जी की लगाओ। जब तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएं तो उस वक्त इलेक्शन कराए जाएंगे जब उन्हें इक्तदार मिलने का यकीन हो जाएगा। ऐसे में जब मैदान साफ हो जाएगा तो फिर ये लंदन में बैठे हुए 12वें खिलाड़ी को वापस बुलाएंगे। और फिर वो ये भी कहते हैं, क्योंकि अभी वो मेरी मौजूदा जो कारकर्दगी है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर और मेरी मौजूदगी से डरता है कि इमरान खान मुझे जीने नहीं देगा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये इस कारकर्दगी से और इमरान खान की मौजूदगी से बहुत सारी ताकतें सहमी हुई बैठी हुई हैं, डरती हैं। और मैंने आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी बातें आज तक बताई हैं ना, वो एक एक करके सच साबित हो रही हैं। हमने आपको बताया था कि अपनी मर्जी की हुकूमत इनकी आ गई तो इन्हें मूवमेंट चाहिए। मरियम मरूसी शहजादी जो है वो भावलपुर के दौरे पे गई है ना, इसकी हकीकत भी मैं आपके सामने आगे चलकर रखूंगा। एक नेटवर्क इनके कंट्रोल में आ चुका है और इमरान खान से कुछ ताकतें जिसका मैंने हवाला दिया डरती हैं, वो इसलिए डरती हैं क्योंकि एक जनरल ने नवाज शरीफ को मुल्क से निकाला और दूसरा जनरल अगर नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाएगा तो यकीनन इसका हिसाब जो है फिर कौम खुद ले लेगी। इसीलिए पाकिस्तान के ताकत और हल्की गलती नहीं कर रहे, इसीलिए वो लोग जो चीफ ऑर्गेनाइजर जो हैं वो मरियम को लगाकर पाकिस्तान में एक जाली इनकलाब लाने की एक कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो इनकलाब आ नहीं रहा। इस जाली इनकलाब की जो असली कहानी है वो आगे चलकर मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, आपको बताऊं कि इलेक्शन और दहशतगर्दी, ये खान साहब का एक बयान है और वो ये कहते हैं कि तमाम इदारों के सामने एक बड़ा सवाल मैं रख रहा हूं कि क्या इस बात को मान लिया जाए कि ये दहशतगर्दी इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए की जा रही है। कहते हैं कि गवर्नर KP के पेशावर धमाके से पहले भी खत लिख चुके कि दहशतगर्दी की वजह से इलेक्शन का माहौल नहीं बन रहा और सानिया पेशावर के अगले रोज ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया कि दहशतगर्दी की वजह से इलेक्शन का शेड्यूल नहीं दिया जा सकता। ऐसे में कौम सवाल पूछती है कि क्या दहशतगर्दी इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए की जा रही है? इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? इस सबसे अहम नुकता है जो इमरान खान साहब की तरफ से उठाया गया। 2 गवर्नर हैं जी, दोनों ने खतूत लिख दी हैं। पंजाब का जो गवर्नर है उसने भी खत लिख दिया जो ये कहता था कि मैं आइन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। असम्बली बहुत ही कीमती चीज़ होती है, आवाम का एक मैंडेट होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसी आइन ने आपको पाबंद किया है कि आप मुल्क के अंदर 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अदालत में मौजूद है और ये मामला पाकिस्तान की अदालतों से हल करवाया जाएगा। और अगर 90 रोज के अंदर ये फैसला नहीं किया जाता कि कब इलेक्शन कराने तो यकीनन आर्टिकल 6 की कार्रवाई जब भी खान साहब की हुकूमत आती है इन ताकतों के खिलाफ जो है वो की जाएगी। अगर कोई ये समझता है कि इन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी और रात गई बात गई वाली बात है तो ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 6 उन तमाम लोगों पर लगेगा जिन्होंने आइन से इन्हराफ करते हुए मुल्क के अंदर एक डेमोक्रेटिक सेटअप लाने के रास्ते में रुकावट बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी जरूरत इस वक्त एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की है ना, इससे पहले कभी नहीं थी।
फैसले निगरान हुकूमतें नहीं कर सकती। निगरान हुकूमतें किसी का आलाकार बन सकती हैं, फैसले नहीं कर सकती। और आपके पास किसी हल्के की नुमाइंदगी नहीं है। पाकिस्तान की अवाम ने आपको मुंतखब नहीं किया, आपको मैंडेट नहीं दिया, आपका नाम किसी ने रिकमेंड किया, किसी ने उसके ऊपर मोहर लगाई, आपको अपना आलाकार बनाकर पाकिस्तान के 2 सूबों में इक्तदार की कुर्सी पर बैठा दिया गया। और जब काम आपसे ले लिया जाएगा और जब काम आपका पूरा हो जाएगा, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके कोई आपको फेंक देगा, तो आप अपना ब्रीफकेस उठाएंगे, जहाज में बैठेंगे और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से गायब हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को यह कीमत अदा करना पड़ेगी और इसका खमियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर जो हमारा निगरान सेटअप है 2 सूबों के अंदर, अगर आप एक छोटा सा सर्वे करें ना कि ये लोग कौन हैं, इनकी मकबूलियत का म्यार क्या है। पाकिस्तान की आवाम ने इनको मैंडेट नहीं दिया, लेकिन ये फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान की तकदीर के। ये जमहूरी फैसले कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर मरूसियत होनी चाहिए या जमहूरियत होनी चाहिए। मईशत खराब है, हालात ऐसे नहीं है कि हम इंतखाबात की तरफ जा सके। इनकी काबिलियत का, मकबूलियत का म्यार ये है, क्योंकि जमहूरियत में हमेशा काबिलियत और मकबूलियत देखी जाती है कि आवाम किसके साथ खड़ी है। इस निगरान सेटअप में अगर आप एक छोटा सा सर्वे करें कि पंजाब के वज़ीर आला का नाम क्या है, तो शायद लोग आपको बता दें, क्योंकि इमरान खान ने जितना नाम मोहसिन नकवी साहब का लिया और फिर जो वायरल जो क्लिप है वो हुआ आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, यकीनन ये लीड पे आपको नजर आएंगे एज कंपेयर टू सीएम केपीके। सीएम केपीके का नाम किसी को मालूम नहीं है। जिन शख्सियात का नाम पाकिस्तान को की आवाम को मालूम नहीं है, तो फिर उन्हें किसने हक दिया कि वो ये फैसला कर सकें कि जनाब दहशतगर्दी है, मईशत नीचे जा रही है। अरे भाई, खुदा का खौफ खाओ, होश के नाखुन लो। आज पाकिस्तान के अंदर जितनी जरूरत आम इंतखाबात की है ना, इससे पहले कभी नहीं थी। आज से 9 माह पहले खान साहब ये कहते थे ना कि आम इंतखाबात कराओ, तो ये आर्गूमेंट उस वक्त दिया जा सकता था कि जनाब हालात इतने बुरे नहीं है, हुकूमत गई, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन आज मईशत आपकी जमीन बोस हो गई। मईशत इस वक्त मुकम्मल तौर पर आईएमएफ के कंट्रोल में है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ चुका है। और फिर दूसरी तरफ दहशतगर्दी बॉर्डर्स क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और आपके पास कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं है। आपका जो वफाकी वजीर दाखिला है वो किसी के घर की नौकरी कर रहा है। और नौकरी क्या कर रहा है कि मरीम नवाज के साथ रहेंगे, उन्हें पूरा पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ये जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह के सुपुर्द की कि तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखना है। और इस बेटी ने आज जमहूरियत की डेफिनेशन बदल दी। मैं आपको कहता था ना कि आप किसी लीडर की तकरीर सुनते हैं, टोनी ब्लेयर ने बहुत गलत फैसले किए, लेकिन जब आप टोनी ब्लेयर की तकारीर सुने ना, तो उसमें से आपको एक जहद मिलती है अपनी पार्टी के हवाले से, जो लेबर गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं बरतानिया के अंदर। क्योंकि जब वो तकरीर करता था ना, तो दिल करता था कि आप उसकी तकरीर को सुने। भुट्टो साहब की बहुत सारी पॉलिसी से लोग इत्तफाक नहीं करते होंगे, मैं भी नहीं करता, लेकिन जो नजरियाती हैं, जो भुट्टोइज्म को मानते हैं, जब आप भुट्टो साहब की तकरीरों को सुने तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप मार्टिन लूथर किंग की तकरीर को सुने, बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको फॉलो नहीं करते होंगे, लेकिन तकरीर सुनने के बाद आपके कानों को अच्छा लगता है। जब आप इमरान खान को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये लीडर पाकिस्तान की बात कर रहा है, ये सड़क पे खड़े हुए आम आदमी की बात कर रहा है, जिसे एक्सेस नहीं है, जो रात को खाली पेट सो जाता है अपने रब के साथ सवाल करके कि हुक्मरानों को उसका ख्याल क्यों नहीं आता, कब खुशहाली उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देगी, कब उसके बच्चे पेट भरकर रोटी खाएंगे और अच्छी तालीम का ख्वाब जो है वो पूरा होगा। व्यूअर्स, दूसरी तरफ मरूसियत की पनीरी तैयार हो चुकी है, कुछ फसल बन चुकी है और पाकिस्तान पर राज करने का ख्वाब देख रही है। मरीम नवाज पंजाब के दौरे पर हैं और जिस तरह इमरान खान साहब पाकिस्तान की आवाम के साथ रिलेट करते हैं ना उनके मसाइल को, मरियम बीबी ऐसा नहीं करती। और मरियम ने कभी भी पाकिस्तान की आवाम की बात नहीं की है। इनकी तकरीर के अंदर हमेशा मैं, मेरा, हमारा, मेरा बेटा, हमारा खानदान, हमारे घर की शादी, हमारे घर के लोग, आपको यही तकरीर के अंदर मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आज भी यही हुआ, पंजाब के दौरे पर हैं और ये दौरे आपके होंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को गशी के दौरे पड़ने हैं। आप अपनी मरूसियत को चमकाने के लिए मैदान में मौजूद हैं। और आज तो व्यूअर्स एक बड़ा जबरदस्त काम हुआ। चलें, कोशिश की है मरियम ने, गलतियां इंसानों से होती हैं, कोशिश तो की, ये क्रेडिट जो है वो मरीम नवाज को चाहता है। उन्होंने कोशिश क्या की, उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर जमहूरियत की एक नई डेफिनेशन बनाई है और ये उनके घर की लेबोरेटरी है। तो घर की लेबोरेटरी से तो फिर घर वाली बात ही होगी ना। और वो ये कहती हैं कि मरूसियत ही असल में जमहूरियत है। पाकिस्तानी को मुबारक हो आप तमाम लोगों को कि आपके ऊपर ये खानदान हमेशा काबिज रहने का प्लान बना चुका है, ख्वाब देख रहा है। और बहुत पहले जो मरीम ने कहा था ना कि हमारा खानदान पाकिस्तान की खिदमत हमेशा करता रहेगा और हम नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान पर हुक्मरानी करेंगे ताकि आवाम की खिदमत की जा सके। खिदमत चाहे ऑनलाइन हो, चाहे लंदन में बैठ के हो, लेकिन खिदमत हम जरूर करेंगे। लेकिन जो डेफिनेशन उन्होंने दी है ना, मरूसियत से मोहब्बत ही असल जमहूरियत है। और मैं हैरान था कि उनके पीछे लोग खड़े हुए ना अपना सर हिला रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, और ये मेरा चैलेंज है, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ में कैमरे थे, या तो इनको गाइड किया गया था कि आपने कौन से एंगल से मरीम की तस्वीर जो है उतारनी है, या फिर इनको पंजाबी में कहते हैं ना कि लारा देना,
ان کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا کہ ہم آپ کو اگلے انتخابات میں ٹکٹ دیں گے یا پارٹی کے اندر ایک اہم عہدہ یا ذمہ داریاں جو دی جائیں گی. میں لندن میں ایک شخصیت کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے ٹکٹ مانگا ہے اور اس شرط کے اوپر وہ نواز شریف کے ساتھ ہر وقت لیفٹ رائٹ رہتے ہیں اور بڑے تصویریں آپ کو جو ہے اترواتے نظر آئیں گے. اور جب مریم پاکستان گئی ہیں تو وہ مریم کے ساتھ باقاعدہ طور پر پاکستان بھی گئے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ایک پوری فوج اس وقت چل رہی ہے. پنجاب کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کی پوری سپورٹ انہیں حاصل ہے, وفاق کی سپورٹ انہیں حاصل ہے. اور یہ وہ باتیں تھیں جو میں آپ کو کافی عرصے سے بتا رہا تھا کہ پنجاب میں جو موومنٹ ہے نا ان کی, اس کو سموتھ کرنے کے لیے تمام ہتھ کنڈے جو ہیں اپنائے جائیں گے. اگر پنجاب حکومت ان کی بن جاتی تو پھر تو بلے بلے, اور پنجاب حکومت نہیں بنی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آپ کی ہے, آپ جو مرضی کریں. اب جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اپنے اس خطاب کے اندر وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے اپنی جماعت کو اور اپنے بیانیوں کو ایکسپوز کیا. وہ یہ کہتی ہیں کہ لندن میں بیٹھا ہوا نواز شریف بہت پریشان ہے کہ ملک کے اندر بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. اور سننے میں یہ بھی ویورز آیا ہے کہ نواز شریف جب پریشان ہو جاتے ہیں تو اپنا گریبان چاک کرتے ہیں اور ہائیڈ پارک میں واک پہ نکل جاتے ہیں, یعنی اتنے پریشان ہو گئے ہیں. اور اس بیماری کا علاج جو ہے وہ لندن میں بھی موجود نہیں ہے, اور دنیا بھر کے ڈاکٹر جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اس بیماری کا کیا علاج کیا جائے جو لا علاج ہے, کیونکہ بے شرمی کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اور جو پارٹی لندن سے یہ آن لائن چلانا چاہتے ہیں یہ پارٹی نہیں چلے گی, اور بہت بری طرح ان کو اس کا بہت جلدی جو ہے نا رزلٹ مل جائے گا. مریم نواز دوروں پر ہیں اور دوسری طرف پاکستان کی عوام کو دورے پڑ رہے ہیں, ان کے دوروں سے دورے پڑ رہے ہیں. مہنگائی بڑھ گئی ہے اور یہ جسٹیفائی کرتی پھر رہی ہیں اپنے فیل کو, اپنی حکومت کی کارکردگی کو. خان صاحب نے نا ایک بات کہی ہے, خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکومت ہمارے پاس ہوتی نا تو پھر آپ دل کھول کر اس کی ذمہ داری ہم پر ڈالتے ہیں کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے, دہشت گردی ہماری وجہ سے پاکستان میں آ رہی ہے. آپ مسند اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 1 سال سے, یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. آپ کسی صورت بھی پاکستان کی عوام کو یہ جھوٹی کہانی یا بیانیاں دے کر اپنے فرائض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے جو مریم اس وقت کر رہی ہیں. مریم نے ایک اور بھی بات کہی ہے. مریم یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کاغذ سے دیکھ کر بھی صحیح نہیں پڑتا. اچھا, اگر ان دونوں کا مقابلہ ہو جائے نا تقریر کا, اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا, تو بتائیں کہ کون جیتے گا, عمران خان صاحب جیتیں گے یا پھر مریم. عمران خان نے تو کتابیں بھی لکھی ہیں, مریم نے کیا کیا ہے؟ مریم نے تو میرا خیال ہے کہ کوئی 4-5 کتابیں پڑھی بھی نہیں ہوگی. خان صاحب نے تو کتاب بھی لکھی ہے جس کا وہ حوالہ آج دے رہے تھے. تو یہ ایک بہت زیادتی ہے مریم نواز کے ساتھ کہ ان کا کمپیریزن جو ہے ہم سب مل کر عمران خان صاحب سے کرتے ہیں. مریم کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور مریم جس طرح سے سیاست کر رہی ہے نا, شاید ان کے جو لیفٹ رائٹ لوگ ہیں انہوں نے ان کی تربیت اس طرح کی ہے. دیکھیں, آپ کو اگر عوامی لیڈر بننا ہے نا تو آپ کو اس موروثیت کے لبادے سے باہر نکلنا پڑے گا. میری کوئی مریم سے دشمنی نہیں ہے, یا میں مریم کو کوئی ذاتی وجہ سے یہ تمام باتیں نہیں کرتا. ہم پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں, ان خاندانوں کے جس طرح نیب کے قوانین انہوں نے رد و بدل کر کے اپنے خاندان کو کلین چٹ دی اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ پاکستان کی عوام کو یہ بتا دیتے کہ یمن فیلڈ ڈپارٹمنٹ کیسے بنے تو یہ معاملہ سارا حل ہو جاتا. لیکن آپ جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے پاکستان کی سیاست میں اس نہج پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور پاکستان کی عوام کو بھی لا کر آپ نے کھڑا کر دیا کہ جہاں پر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. معیشت تباہ, ملک تباہ, سکون تباہ, امن تباہ, سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ مروسی کردار ہیں جنہیں پاکستان کی سیاست میں دوبارہ لایا جا رہا ہے. ایک خواب دیکھ رہا ہے ملک کا وزیر اعظم بننے کا, دوسرا وزیر اعلیٰ بننے کا, اور دوبارہ اپنے جو اچھے دن تھے جو ان کے لیے اچھے تھے, پاکستان کی عوام کے لیے برے تھے, ان کو واپس لانے کے لیے. ویورز, اب اس بغاوت کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے مریم کی طرف سے, لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ مریم نے باقاعدہ طور پر اس گلہ کیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب سے. اور پھر اس کے بعد جس دن یہ اعلان کیا گیا کہ جناب سینئر جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ مریم کو بنایا جا رہا ہے اور وہ چیف آرگنائزر ہوں گے, تو یقیناً پارٹی کے اندر بہت زیادہ دکھ پایا جاتا ہے, ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے, اور بہت سارے لوگوں کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو گئی ہیں. کیونکہ آپ جب اس جماعت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو آپ کے لیفٹ رائٹ لوگ, آپ ان سے انسپائر ہوتے ہیں, آپ ان کی رہنمائی میں آگے بڑھتے ہیں. پارٹی کے اندر اب لوگوں میں یہ پریشانی ہے کہ وہ لوگ جو شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ان کی سیاست بڑی ہوئی, جنہوں نے سیاست جو عملی سیاست تھی جب قدم رکھا تو رہنمائی شاہد خاقان عباسی یا باقی لوگوں سے حاصل کی, اب وہ کدھر جائیں گے؟ چونکہ اگر شاہد خاقان عباسی کو وہ کے ساتھ چلتے ہیں تو مریم ناراض ہوں گی, پھر پارٹی سے آپ کو باہر جانا پڑے گا, اور اگر آپ پارٹی سے باہر چلے گے تو پھر آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی. تو شاہد خاقان عباسی صاحب, جس کی خبر میں نے آپ کو کافی دن پہلے دے دی تھی کہ ایک باغی دھڑا ہے جو سر اٹھا رہا ہے, اور انہوں نے ملک کے اندر اپنے کنونشنز جو شروع کر دیے جس کا لندن کو علم نہیں تھا. اور اگر مریم یہ سمجھتی ہیں کہ پارٹی کی سینئر قیادت کو آپ ناراض کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی مقام حاصل کر سکیں گی, تو میرا خیال ہے کہ جنازہ پڑھانا جو ہے باقی رہ گیا ہے, اور یہ سیاسی جماعت جو ہے ہمیشہ کے لیے فوت ہو چکی ہے. چونکہ عوام جو آج میں ان کے کنونشن چھوٹے چھوٹے کارنر میٹنگز دیکھ رہا تھا, اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کارنر میٹنگز کر رہی ہیں. لوگ نہیں باہر نکل رہے ہیں, جن کی روٹی پوری نہیں ہوتی, جن کے خواب ادھورے ہو گئے. اگر کوئی لیڈر آتا جس کی تقریر سننے سے آپ کو
कम से कम चलें, कोई आपकी मदद नहीं हो सकती, कम से कम आपके दिल को तसल्ली तो होती ना कि ये पाकिस्तान के हालात बेहतर करेगा। मरीम के साथ तो ये भी मामला नहीं है। लोगों ने वीडियोस बहुत बनाई हैं, क्योंकि लोग मरीम को बाज़ लोग ये कहते हैं जी क्राउड पुलर है। आपने आज क्राउड पुलर के हालात भी देख लिए होंगे कि ये लोग इकट्ठे नहीं कर सके। व्यूअर्स, ये आज की हमारी वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये ज़रूर बताएं कि CM KP का जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला उनका नाम क्या है। आपको मालूम हो जाएगा कि किसने इनको हक दिया, जिनका नाम पाकिस्तान की आवाम नहीं जानती, कि वो फैसला कर सकें। व्यूअर्स, आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो हमारा फेसबुक का प्लेटफॉर्म है उसे ज़रूर जाकर फॉलो करें। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पेस हमारी जा रही है और मैं आज चेक कर रहा था, तकरीबन कोई 5000 के करीब फॉलोअर्स जो हैं वो हमारे हो चुके हैं। इन नंबर्स को बढ़ाएं, वो इसलिए ताकि जो कंटेंट चोरी हो रहा है ना, हम उसको रोक सकें और आप तक जो है खबरें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आपको मिल सके। और इंशाल्लाह मैं ये कोशिश ये कर रहा हूँ और बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे आपके ना मैसेंजर के ऊपर मैसेजेस की एक बड़ी लंबी लिस्ट आ रही है, कई 100 मैसेजेस वहाँ पर पड़े हैं जो मैं नहीं पढ़ सका और लोग यही पूछ रहे हैं कि आप कब लाइव जो है फेसबुक पर आएंगे। बहुत जल्दी इंशाल्लाह फेसबुक पर हम लाइव होंगे और इसी तरह इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, क्योंकि